हेलो एवरीवन, पूर्वांचल कैरियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सी-सेट में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पर चर्चा कर रहे हैं मित्रों, जो हम यूपीपीसीएस 2024 की परीक्षा को ध्यान में रखकर कर रहे हैं। यह जो हमारा लेक्चर है, ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन हाउस दिल्ली प्रयागराज की जो पुस्तक है अंतरवैयक्तिक कौशल की और अंतरवैयक्तिक संचार की, उसी को हम ध्यान में रख करके विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों को ध्यान में रख करके यह क्लास तैयार की जा रही है। मित्रों, आइए हम आज की क्लास में आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि बेस्ड ऑन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रवाह के आधार पर संचार क्या है मित्रों, कितने प्रकार का होता है। यदि कोई पूछता है कि सूचना के प्रवाह के आधार पर कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है, तो आप बताओगे 3 प्रकार। कितने प्रकार? 3 प्रकार। तो अगला व्यक्ति आपसे तुरंत पूछेगा कि वह 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो आप बताओगे कि वर्टिकल कम्युनिकेशन। क्या बताओगे? वर्टिकल कम्युनिकेशन। उसके बाद बताओगे आप हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, फिर उसके बाद बताओगे डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है, डायगोनल को देखिए, वर्टिकल को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर कहते हैं मित्रों, ऊर्ध्वाधर संचार। ये क्या है? ऊर्ध्वाधर संचार है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। ये आपका है क्षैतिज, क्षैतिज या इसी को कहते हैं पार्श्व संचार, ये है आपका। और डायगोनल का मतलब होता है आरेखीय संचार। आरेखीय संचार, ये आपको 3 प्रकार के संचार पढ़ते हैं प्रवाह के आधार पर, फ्लुएंसी के आधार पर आप 3 प्रकार के संचार पढ़ते हो मित्रों। एक वर्टिकल है, एक हॉरिजेंटल है, एक डायगोनल है। अब इस वर्टिकल में 2 प्रकार का होता है, एक अपवर्ड कम्युनिकेशन होगा, एक डाउनवर्ड होगा कम्युनिकेशन। जिसे आप अपवर्ड को क्या कहेंगे? अधोगामी या ऊर्ध्वगामी ये कहेंगे। इसके बारे में हम आपको आगे विस्तृत चर्चा करेंगे मित्रों। आइए हम एक एक करके बताते हैं। ये देखिए, अपवर्ड कम्युनिकेशन है। क्या है यह? अपवर्ड कम्युनिकेशन, जिसे कहते हैं, यह जो है अपवर्ड कम्युनिकेशन जो है, यह वर्टिकल कम्युनिकेशन का ही क्या है? यह भाग है। वर्टिकल कम्युनिकेशन का यह भाग है मित्रों, कम्युनिकेशन का भाग है। ठीक है। अब देखिए, अपवर्ड कम्युनिकेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्व संचार, इसमें क्या होता है मित्रों कि इसमें एक शीर्षस्थ, इसमें एक जो है कोई संगठन है, मान लीजिए कोई कंपनी है, इसको मैंने एक कंपनी का रूप दिया है और इसको मैंने आपको बताने की कोशिश किया है कि ऊर्ध्वगामी संचार क्या होता है। इसमें लिखा है कि जब किसी संगठन में अधीनस्थों एवं उच्च अधिकारियों को सूचना भेजा जाता है, यानी इसका मतलब ये है कि अधीनस्थों के द्वारा जब उच्च अधिकारी को सूचना भेजा जाता है, तो ऐसे संचार को अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? अपवर्ड कम्युनिकेशन। जब यहाँ से निचले स्तर का सूचना ऊपर के अधिकारी तक जाए, इसको क्या कहेंगे? अपवर्ड कम्युनिकेशन कहेंगे। यह जो है कम्युनिकेशन मौखिक प्रार्थना पत्र हो सकता है। क्या हो सकता है? मौखिक प्रार्थना पत्र हो सकता है। अनुमति मांगना हो सकता है, अनुमति आप मांग रहे हो, यानी आप शीर्षस्थ अधिकारी से आप क्या मांगोगे? अनुमति मांगोगे, यहाँ से सूचना जाएगी। प्रस्तुति रिपोर्ट प्रस्तुत करके और योजना एवं बजट का निर्माण करना है, तो भी आप इस प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं, संचार को। ठीक, आइए देखिए, इस प्रकार के सूचना की प्रकृति क्या होती है? प्रार्थनात्मक होती है। इसका क्या मतलब है? प्रेयरफुल होती है, प्रिकेटिव होती है मित्रों।
जब आप ऊर्ध्वगामी संचार करते हैं तो इस प्रकार के संचार की जो प्रकृति होती है वह प्रेयरफुल होती है या प्रिकेटिव होती है। इसका मतलब है या प्रार्थनात्मक होती है। जब कभी भी आप सूचना आप अपने उच्च अधिकारी से आप किसी को अनुमति मांगना है तो क्या करोगे, प्रार्थना पत्र ही तो दोगे, प्रेयरफुल ही होगा आपका जो मैसेज होगा कि माय लॉर्ड, माय सर, आप मुझको 10 दिन की छुट्टी दे दीजिए, या मुझे 10 दिन का मुझे इलनेस हो गया है, मुझे बीमारी हो गई, मुझे छुट्टी चाहिए। तो आपको जो आप प्रार्थना पत्र दोगे, संचार करोगे, वह प्रेयरफुल ही होना चाहिए। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ऊर्ध्वगामी संचार की प्रकृति कैसी होती है तो आप बताओगे प्रेयरफुल होती है, प्रिकेटिव होती है या हिंदी में प्रार्थनात्मक होती है मित्रों। ठीक है। जिन संगठन में ऊर्ध्व संचार नहीं होता, वहां अधिकारी भ्रम में रहते हैं। जिस संगठन में ऊर्ध्व संचार नहीं होता वहां पर अधिकारी क्या रहते हैं मित्रों, भ्रम में रहते हैं कि जो मुझसे जूनियर अधिकारी है वह मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, काम को अच्छे तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको लेकर के शीर्षस्थ अधिकारी में भ्रम की स्थिति बनी रहती है। तो मित्रों, ऊर्ध्वगामी संचार में या अपवर्ड कम्युनिकेशन में जितनी भी बातें हैं, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना यही है कि इसकी जो प्रकृति कैसी होती है तो प्रार्थनात्मक होती है। इस संचार में जो शीर्षस्थ अधिकारी होता है वह हमेशा भ्रम में बना रहता है। ठीक है। तो आइए इसके आगे की बात करते हैं। ये देखिए, किसी संगठन में अपवर्ड कम्युनिकेशन को यदि बढ़ावा देना है तो आप क्या करोगे, यानी किसी भी संगठन में अपवर्ड कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना है तो आप क्या करोगे। तो इसके लिए मित्रों कुछ नीतियां बनानी है। क्या पहली नीतियां क्या है, पारदर्शी नीतियां होनी चाहिए। पारदर्शी नीतियां, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक है, पारदर्शी नीतियां होनी चाहिए। दूसरा है शिकायत निवारण तंत्र की तत्परता। यह है कि शिकायत जो होती है उसके लिए जो तंत्र स्थापित किया गया है निवारण करने का, शिकायत का समाधान करने का, उनके उस कर्मचारियों में क्या हो, तत्परता हो और समस्या का समाधान अत्यंत शीघ्र किया जाए। तो यह चीज यदि होगी तो किसी भी संगठन में कम्युनिकेशन को, अपवर्ड कम्युनिकेशन को बढ़ावा मिलने की संभावना बढ़ती रहेगी। यह प्रोत्साहन योजनाएं उस संगठन को अपने संगठन में क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन देने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं लानी चाहिए। सहभागी प्रबंधन भी होना चाहिए। इसका मतलब ये क्या है, सहभागी प्रबंधन क्या है मित्रों, इसमें जो कोई मैनेजमेंट करना है तो क्या शीर्षस्थ अधिकारी ही मैनेजमेंट करेगा। इसमें यह नहीं कहा गया है कि शीर्षस्थ अधिकारी ही मैनेजमेंट करे, बल्कि इसमें उस संगठन के सभी लोगों को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, तभी सहभागी प्रबंधन मित्रों होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। आइए, उच्च अधिकारी की जो इच्छा शक्ति है अत्यंत दृढ़ होनी चाहिए, अत्यंत बलवती होनी चाहिए। किसी काम को करने के लिए वह उच्च इच्छा शक्ति वाला ही व्यक्ति यदि होगा तो ही ऐसा संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि उच्च अधिकारी इच्छा शक्ति का हीन व्यक्ति होगा, जब उसमें काम करने की इच्छा शक्ति नहीं होगी तो वह अपने काम को करेगा नहीं, और जब अपने काम को करेगा नहीं तो सारी नीतियां, पॉलिसी, तंत्र सब क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा मित्रों। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन को सशक्त बनाने के लिए, उसे बढ़ावा देने के लिए इन 5 चीजों को आपको ध्यान में रखना है। पहला कि पारदर्शी नीतियां होनी चाहिए। दूसरा, शिकायत निवारण तंत्र अत्यंत क्या होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए। इसका मतलब है कि उस संगठन के, उस तंत्र के जो शिकायत निवारण प्रणाली में कर्मचारी हैं वे काम को तत्पर तरीके से करें, शीघ्र करें। अगला है कि प्रोत्साहन योजनाएं होनी चाहिए।
अब फिर है सहभागी प्रबंधन होना चाहिए। फिर अगला दिया है उच्च अधिकारी की इच्छा शक्ति क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए मित्रों। ठीक है, आगे की बात है, आगे की बात है कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसे हम कहते हैं अधोगामी संचार। अधोगामी संचार क्या होता है मित्रों, आइए देखते हैं कि जब किसी संगठन में उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों से क्या करे, सूचना प्राप्त करे। यानी उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को सूचना भेजता है। ऐसे ऐसे देखिए अपने अधीनस्थों को सूचना भेज रहा है। मान लीजिए यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर क्या है, R है, S है, T है और U है, V है, W। ये देखिए उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को सूचना इस प्रकार से भेज रहा है। तो इस प्रकार का कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा मित्रों, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा, जिसे हम कहते हैं अधोगामी संचार मित्रों कहते हैं। अधोगामी संचार में क्या होता है कि समस्या, यह संचार, इसकी समस्या क्या है, यह संचार भ्रमों एवं अस्पष्टताओं से ग्रस्त होता है। ऐसा संचार भ्रम और अस्पष्टताओं से क्या होता है, ग्रसित होता है। क्योंकि शीर्षस्थ अधिकारी जब किसी सूचना को प्रेषित करता है तो नीचे तक, निचले स्तर तक आते आते सूचनाओं में क्या हो जाता है, भ्रम की स्थिति हो जाती है, संदेह की स्थिति हो जाती है। क्योंकि यह कई स्टेप से गुजरता है मित्रों। जब कोई संचार कई स्टेप से गुजरेगा तो उसमें कुछ न कुछ त्रुटियां अवश्य आ जाएंगी। ठीक है, इसकी प्रकृति क्या होती थी, पुराने समय में इसकी प्रकृति अत्यंत कठोर होती थी, लेकिन अब इसकी प्रकृति क्या हो गई है, लोकतांत्रिक हो गई है। तो आपसे यदि एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि किस प्रकार के संचार की प्रकृति लोकतांत्रिक हो गई है, तो आप बताओगे अधोगामी संचार का या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का की प्रकृति कैसी है, लोकतांत्रिक हो गई है। पहले क्या थी, अत्यंत कठोर थी। इसकी सूचना कैसी होती है, इसमें भ्रम एवं अस्पष्टताओं से क्या होती है या ग्रस्त होती है। इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है मित्रों, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। ठीक, आइए अब देखिए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में मित्रों आप देख रहे हैं PQ RS TWO, यहाँ पर A और B लिख देता हूं मैं। इसमें आप ये देख रहे हैं कि इसमें समान स्तरीय कर्मचारी आपस में क्या करते हैं मित्रों, संचार करते हैं। यानी यहाँ पर TW से संचार करेगा, RS से संचार करेगा, PQ से करेगा और A इससे करेगा। यानी समान स्तरीय कर्मचारी, यानी एक दर्जे के जो कर्मचारी हैं या क्षैतिज, इसे क्षैतिज कहते हैं या समस्तरीय कहते हैं, समस्तरीय कहते हैं या क्षैतिज कहते हैं या पार्श्व संचार कहते हैं मित्रों। ऐसे संचार में कर्मचारी एक समान स्तर के कर्मचारियों से बात करेगा। यानी किसी संगठन का सुपरवाइजर है तो वह सुपरवाइजर से ही बात करेगा मित्रों। यदि कोई दूसरा कर्मचारी है तो अपने समकक्ष कर्मचारी से ही बात करेगा, संचार करेगा। यह संचार वरिष्ठ अधीनस्थ उच्च निम्न के दायरे से क्या है, बाहर है। इसमें वरिष्ठ अधीनस्थ यानी वरिष्ठ या है, अधीनस्थ या है, ऐसा नहीं है, उच्च निम्न नहीं है, इन सबके दायरे से यह संचार बाहर है, बल्कि इसमें समकक्षीय संचार मित्रों होता है। आप पार्श्व संचार की बात जब करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं कि इसमें होता है समकक्षीय संचार। समकक्षीय संचार, इसमें समकक्षीय संचार मित्रों होता है। इसमें देखिए इसकी कौन कौन सी विधियां हैं। समकक्षीय संचार की विधियां क्या है, लिखित हो सकता है, मौखिक रिपोर्ट हो सकता है, समूह कार्य हो सकता है, समिति बैठक हो सकती है। ये चार प्रकार के जो विधियां हैं क्षैतिज कम्युनिकेशन का, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की विधियां क्या है, लिखित आप कर सकते हैं संचार, मौखिक रिपोर्ट दे सकते हैं, समूह कार्य कर सकते हैं, समिति बैठक कर सकते हैं। तो इस प्रकार के संचार में
आप ये देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में एक समान दर्जे के व्यक्ति संचार कर रहे हैं मित्रों। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है समकक्षीय संचार किस प्रकार का उदाहरण है, आपको दे देगा वर्टिकल कम्युनिकेशन का, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का, डायगोनल कम्युनिकेशन का। तो आप लगाओगे आंसर क्या, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है यार। ठीक है, आइए ये देखिए डायगोनल कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं विकर्ण संचार या आरेखीय संचार, ये है हमारा अगली बात। इसमें लिखा है इसमें कोई उच्चाधिकारी अपने विभाग से भिन्न अन्य विभाग से अपने विभाग से भिन्न अन्य विभाग के अधीनस्थ से संदेश का आदान प्रदान करता है। इसका मतलब यह है मित्रों कि यह जो डायगोनल कम्युनिकेशन है इसमें जो अधिकारी है उच्च अधिकारी वह किसी भी हायरार्की को ध्यान में नहीं रखता है, वह हायरार्की को तोड़ता है। अपने विभाग के अलावा दूसरे विभाग से अपने निम्नस्थ अधिकारी से को छोड़ करके दूसरे अधिकारी से यानी या किसी भी हायरार्की को ध्यान में नहीं रखता है, उसको तोड़ करके सूचना को प्राप्त करता है मित्रों। यानी यहाँ का जो अधिकारी है इससे सूचना ना लेकर के इससे सूचना लेता है, इससे सूचना ले रहा है। यानी मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है आर, इससे सूचना प्राप्त कर रहा है, तो आप देख रहे हैं यानी यहाँ का जो अधिकारी है इससे सूचना क्यों से प्राप्त कर रहा है, तो यह डायगोनल कम्युनिकेशन का मित्रों उदाहरण है। इसमें शीर्षस्थ अधिकारी, इसमें क्या, इसमें शीर्षस्थ अधिकारी जो है किसी भी पद सोपानिक क्रिया को ध्यान में नहीं रख रहा है, बल्कि हायरार्की को ब्रेक करके सूचनाओं को क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। आइए इसमें लिखा है संबद्ध पक्षों के मध्य सीधे संचार को क्या करता है, बढ़ावा देता है। संबद्ध पक्षों के मध्य या सीधे संचार को मित्रों बढ़ावा देता है। जब कभी भी एग्जाम में आपके आ जाएगा कि कौन सा ऐसा संचार है जो संबद्ध पक्षों के मध्य सीधे संचार को बढ़ावा देता है, तो आप बताओगे डायगोनल कम्युनिकेशन। और साथ ही साथ यह जो है यह विभाग के विभागीय कार्यों के बोझ को भी क्या करता है, कार्यों के बोझ को कम करता है, ये भी इसमें लिखा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए औपचारिक संचार। औपचारिक संचार का मतलब मित्रों होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो भी बातें लिखी हुई हैं उन सबको आपको ध्यान में रखना है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो भी बातें लिखी हुई हैं आप उन सबको ध्यान में रखते हुए इसमें आप देखिए दो तीन बातें इसमें जैसे है कि किसी पद वाले व्यक्ति से, किसी पद वाले व्यक्ति से संचार, वाले व्यक्ति से संचार करोगे, या टीचर से संवाद, टीचर से संवाद यानी कोई पद वाला है या शीर्षस्थ अधिकारी द्वारा काफी सोच समझ करके किया जाता है। यानी जब औपचारिक संचार करना होता है तो आप शीर्षस्थ अधिकारी से काफी सोच समझ करके इस संचार को करेंगे, क्योंकि ऐसा संचार है कि जब संचार गड़बड़ होगा तो शीर्षस्थ अधिकारी व्यक्ति को या किसी संगठन को क्या करेगा, दंडित कर सकता है। इसलिए ऐसे संचार को काफी सोच समझ करके
किया जाता है और इसीलिए इसको अधिकारी संचार भी कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछेगा मित्रों कि अधिकारी संचार किसे कहते हैं, तो आप बताओगे कि अधिकारी संचार औपचारिक संचार को कहते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन को अधिकारी संचार कहते हैं मित्रों। इसमें प्रेषक या स्रोत अत्यधिक प्रभावित होता है। क्यों नहीं प्रभावित होगा कि जो संचार करेगा किसी अधिकारी से, मान लीजिए मैंने कोई एप्लीकेशन दिया किसी एसडीएम को, ठीक है, और उस संचार में मैंने कोई जमीनी विवाद का विवरण दिया और वह विवरण मैंने झूठा दे दिया, गलत दे दिया, तो यदि वह अमुक अधिकारी एसडीएम कोई निर्णय लेगा तो वह निर्णय मेरे ऊपर ही पड़ेगा, मेरा नुकसान होगा। इसलिए इसका प्रभाव अत्यधिक किस पर पड़ता है, प्रेषक या स्रोत पर पड़ता है मित्रों, प्रेषक या स्रोत पर पड़ता है। किसका, औपचारिक संप्रेषण का सबसे ज्यादा प्रभाव प्रेषक या स्रोत पर पड़ता है। इसे ग्रेप वाइन संप्रेषण भी कहा जाता है। मान लीजिए यही परीक्षा में आपके आ गया, यूपी पीसीएस 2024 में आ गया कि आप बताइए कि ग्रेप वाइन संप्रेषण का उदाहरण कौन है, औपचारिक संचार, अनौपचारिक संचार, ठीक है, दोनों, नन ऑफ दी। तो आप बताओगे क्या औपचारिक संचार ग्रेप वाइन संप्रेषण का उदाहरण है, ठीक। यह कार्यस्थल पर सामाजिकता के समानुपाती होता है। यह जो है कार्यस्थल पर सामाजिकता के क्या होता है, समानुपाती। कार्यस्थल पर सामाजिकता के क्या होता है, समानुपाती। यानी जो है औपचारिक संचार, औपचारिक संचार ए प्रोपोर्शनल टू होता है कार्यस्थल पर सामाजिकता। यही बात लिखा हुआ है शब्दों में मित्रों, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि यह कार्यस्थल पर सामाजिकता की क्या होता है, समानुपाती होता है। तो अब देखिए इसमें यदि आपसे पूछता है कि आप बताइए कि ग्रेप वाइन संप्रेषण का क्या उदाहरण है, तो आप बताओगे औपचारिक संचार ग्रेप वाइन संचार का क्या है, उदाहरण है। ग्रेप वाइन को हिंदी में अंगूरी लता कहते हैं मित्रों। अंगूरी लता का मतलब होता है अंगूर की लताएं जिस प्रकार उलझी हुई होती है, उसको मैं अलग से ग्रेप वाइन संप्रेषण की क्लास लूंगा, उसमें अंगूरी लता के बारे में पूर्ण रूप से विस्तृत व्याख्या करूंगा, आपको बताऊंगा। अगला है कि किस संचार का प्रभाव सबसे ज्यादा प्रेषक या स्रोत पर पड़ता है, तो आप बताओगे औपचारिक संचार। किस संचार को अधिकारी संचार कहते हैं मित्रों, तो आप बताओगे फॉर्मल कम्युनिकेशन या औपचारिक संचार, ठीक है। किस संचार का प्रयोग अधिकारी से काफी सोच समझ करके करना चाहिए, तो वह है क्या, आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक। आइए अब है आपका औपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन का क्या मतलब है मित्रों, ये जो औपचारिक संगठन है जिसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं मित्रों। ये देखिए, दो या दो से अधिक व्यक्तियों को जानबूझकर किसी लक्ष्य की ओर समन्वित करना। दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं, उनको जानबूझ करके किसी लक्ष्य की ओर क्या करना है, समन्वित करना है। ऐसा औपचारिक संगठन का क्या है, उदाहरण है। औपचारिक संगठन इसे कहते हैं। औपचारिक संगठन की विशेषता होती है यह मनुष्यों की अपेक्षा कार्य पर अधिक ध्यान देता है। किस पर, कार्य पर अधिक ध्यान देता है। औपचारिक संगठन कार्य पर अधिक ध्यान देता है, मनुष्यों का उतना ध्यान नहीं देता। अगला है, यह संगठन जानबूझ करके बनाया जाता है, ठीक।
इस संगठन की एक लिखित आचार संहिता होती है। ठीक है, यानी इस संगठन में कैसे काम किया जाएगा, कैसे नियम चलेंगे, उसका एक क्या होगा, आचार संहिता होगी, उसका एक कानून बनेगा। उसी के आधार पर अमुक संगठन को क्या किया जाएगा, क्रियान्वित किया जाएगा। इसे कानूनी मान्यता भी होती है मित्रों। इसे क्या होती है, कानूनी मान्यता होती है। यह अनौपचारिक संगठनों की अपेक्षा अधिक अस्थायी होता है। यदि आपसे कोई बोले कि कौन सा संगठन अस्थायी है, औपचारिक या अनौपचारिक, तो आप बताओगे औपचारिक संगठन अनौपचारिक संगठन की तुलना में ज्यादा अस्थायी है। क्यों? क्योंकि इस पर इसका एक लिखित आचार संहिता होती है, इसे कानूनी मान्यता होती है। जिससे कानूनी मान्यता होगी वह ज्यादा अस्थायी होगा। अब लिखा है कि यह पूर्णतः अभिव्यक्ति होता है, अभिव्यक्त होता है। तो इसका मतलब है इन सबको आपको ध्यान में रखना है। कोई भी आपको एक पॉइंट आपके एग्जाम में आ सकता है कि बताइए किस प्रकार के संगठन के लिए लिखित आचार संहिता होती है, तो आपको बताना है औपचारिक संगठन के लिए लिखित आचार संहिता होती है मित्रों। अब देखिए, प्रत्येक स्थिति अधिकार और उत्तरदायित्व की क्या होती है, परिभाषित होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि क्या क्या परिभाषित होते हैं। प्रत्येक स्थिति, जो सिचुएशन होता है वह, प्रत्येक जो राइट्स होते हैं, अधिकार और उत्तरदायित्व, ये सब क्या होते हैं, परिभाषित होते हैं। अब देखिए, प्रभावी श्रवण, जो इफेक्टिव जो होता है, श्रवण होता है, अपने संदेश की समझ की पुष्टिकरण का समावेश है। यह एग्जाम का प्रश्न है मित्रों, जिसमें जितने में स्टार लगा हुआ है ये सब आपके एग्जाम में ऐसे ही आए हुए हैं। लिखा है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में नीति शास्त्र क्या है, विचारने योग्य है। क्यों? क्योंकि यह संबंधों को बढ़ावा देकर संरक्षित करने में क्या होता है, सहायक होता है। तो आपसे पूछेगा कि अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में वह क्या, कौन सा विषय वस्तु है जो संबंधों को बढ़ावा देकर संरक्षित करने में सहायक होता है, तो आपका ऑप्शन होगा नीति शास्त्र। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। नीति शास्त्र संप्रेषण के दौरान विचारों और मूल्यों को समझने में सहायता मिलती है। क्यों वह संरक्षित करने में सहायक होता है? क्योंकि नीति शास्त्र के द्वारा विचारों और मूल्यों को समझने में सहायता मिलती है। मौखिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण बाधा क्या है, खराब श्रवण, खराब सुनना मौखिक संप्रेषण के लिए उपयोगी नहीं माना जाता है। यदि मौखिक संप्रेषण हो रहा है तो सुनने वाला सही होना चाहिए। यदि खराब श्रवण होगा तो प्रभावी संप्रेषण नहीं हो पाएगा। या एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है मित्रों, यह एग्जाम में आया हुआ है। कभी भी मुझे लगता है यूपीपीसी 2014 में आया था क्या आया। आइए देखिए, अब देखिए, मौखिक संप्रेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है कि आप इसे कैसे करते हैं। मौखिक संप्रेषण आप कैसे करते हैं, किस तरीके से मौखिक संप्रेषण कर रहे हैं, वह उपयोगी होता है कि आप कैसे कर रहे हैं। ठीक है, किस माध्यम से कर रहे हैं, यह सब उपयोगी होता है। मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता वक्ता की सरल भाषा के प्रयोग की योग्यता पर निर्भर करती है। अब देखिए, वक्ता की जो सरल भाषा है वह मौखिक संप्रेषण को और अच्छा बना देती है और इफेक्टिव बना देती है। तो आप देख रहे हैं कि मौखिक संप्रेषण में सरल भाषा ज्यादा कारगर साबित होती है। तो आपसे कोई पूछेगा कि मौखिक संप्रेषण के लिए सबसे उपयोगी क्या है, तो आप बताओगे सरल भाषा। कार्यस्थल पर सक्रिय श्रवण एक संप्रेषण की एक बाधा नहीं है। यदि कार्यस्थल है, वर्क प्लेस है, यहाँ पर सक्रिय श्रवण, अब देखो यहाँ पर आप अगले में पढ़े थे कि श्रवण में बाधा हो रही थी, यहाँ पर श्रवण में बाधा नहीं है बल्कि सक्रिय श्रवण है। यह संप्रेषण के लिए बाधा नहीं है, कम्युनिकेशन के लिए रुकावट नहीं है, बल्कि कार्यस्थल पर सक्रिय श्रवण कम्युनिकेशन के लिए अच्छा माना जाता है। क्षैतिज संप्रेषण का एक प्रकार है क्या, पार्श्विक संप्रेषण।
क्षैतिज संप्रेषण का एक प्रकार है। पार्श्विक संप्रेषण, इसी को कहते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, यही ना कहते हैं इसको। 11वीं एग्जाम में आया हुआ मित्रों। कक्षा में संप्रेषण को सामान्यतः संज्ञानात्मक समझा जाता है, कॉग्निटिव समझा जाता है मित्रों। यदि कक्षा में एक संचार हो रहा है तो उसको संज्ञानात्मक की संज्ञा दी जाती है, कॉग्निटिव की संज्ञा दी जाती है। तो मित्रों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में मैं पुनः आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।